हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और साथ ही जानेंगे कि इसमें दिए गए सेक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और समझेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स। कुल मिला के हम एक ओवरव्यू देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्ट इनैक्ट हुआ था यानी कि बना था 25 अप्रैल 1872 को। कमेंस हुआ था यानी कि फोर्स में आया था, लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। ये एक्ट जो है ये इंडिया के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉ को बताता है। इट इज़ द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। द एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो एक्ट है ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पे and applicable to all states in India, including the state of Jammu and Kashmir from 31st October 2019 after the abrogation of Article 370. Article 370 के एब्रोगेशन के बाद से October 2019 से ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में, including the state of Jammu and Kashmir. It determines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding. ये उन circumstances को बताता है कि कब दो parties के बीच में किए गए promise उनके बीच में legally binding होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया गया ये एक्ट। इट वॉज इनैक्टेड मेनली विद अ व्यू टू इंश्योर रीजनेबल फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड बाय द प्रॉमिस ऑफ द पार्टीज एंड ऑल्सो एनफोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यानी कि देखिए इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि मान लीजिए दो पार्टियों के बीच में कोई प्रॉमिस हुआ है, तो उनके दोनों के ऊपर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी, दोनों की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी एक दूसरे से, और दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होगा। तो उनका फुलफिलमेंट कैसे होगा, उनका रीजनेबल फुलफिलमेंट कैसे होगा, क्या लॉ अप्लाई होगा, उसके बारे में ये एक्ट बताता है और इसी व्यू से ये एक्ट बनाया गया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस डेफिनेटनेस इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। यानी कि देखिए जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनमें निश्चितता लाने के लिए अगर लॉ नहीं होगा तो कोई भी आपने अग्रीमेंट किया और लीगली बाइंडिंग आपने नहीं, आपने इंटेंशन था आपका लीगली बाइंडिंग करने का उसको, तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो कोई निश्चितता नहीं रह जाएगी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में। तो उसको निश्चितता लाने के लिए, डेफिनेटनेस लाने के लिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कैसे डेफिनेटनेस। इसके बारे में मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई चीज़ देखी, कोई फ़ोन या कोई टीवी या कुछ भी आपने देखा और आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आपने उसको ऑर्डर कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब आप वेट कर रहे हैं डिलीवरी का, रीज़नेबल टाइम कुछ होगा, हफ्ते भर, 10-15 दिन, जो भी टाइम रीज़नेबल होगा आप वेट करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि उस रीज़नेबल टाइम के बाद वो सामान आपके घर नहीं पहुंचा, डिलीवरी नहीं हुई। फिर आप क्या करेंगे? आप रहने देंगे, भूल जाएंगे कि जाने दीजिए, कोई बात ही नहीं आया तो? नहीं भूलेंगे ना, आप सोचेंगे कि अब उसको किसी ना किसी तरीके से करके या तो आपको सामान मिले और या तो आपके पैसे वापस मिले आपको, अगर सामान नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे इन्फोर्स कराने के लिए उसको। तो कोर्ट ये कर सकता है यहाँ पर कि या तो वो उस कंपनी से बोले कि वो आपके पैसे वापस करे या फिर आपका सामान आपको वापस कर, मतलब डिलीवर करे। तो इस तरीके से आप इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप डेफिनेट, आपको पता है कि लॉ है, मेरा कहीं पैसा वेस्ट नहीं होगा, कहीं ऐसे नहीं जाएगा, काम होगा, यानी कि आप निश्चित हैं, श्योर हैं, डेफिनेटनेस है उस ट्रांजैक्शन में। किसकी वजह से? लॉ की वजह से, इस एक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट का डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या हैं चीज़ें। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 1 to 75, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सेक्शन 1 से लेके 75 तक हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 to 123, जो कि रिपील हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर उसके बाद, जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 124 से लेके 238 तक कवर होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, सेक्शन 239 to 266, ये भी रिपील हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब ये जो दो चीज़ें कैंसिल हुई हैं, रिपील हो चुकी हैं, ये कहाँ गई? इन्हें नहीं पढ़ना, पढ़ना है, इनका अलग एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, इसका एक अलग एक्ट बना हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इसका एक अलग एक्ट बन गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ना होता है। ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे देखते हैं अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में हमें कैसे पढ़ना है। दो पार्ट हम एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे। पार्ट 1 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 1 से 75 तक एज सच है। पार्ट 2 स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी,
जो कि सेक्शन 124 से लेकर 238 तक हैं। यानी कि बीच में जो वो सेक्शन जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स वाले और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाले का, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें अलग से एक्ट में पढ़ना होता है। फिर अब हम इतनी देर से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट लिए लॉ है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है या हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कहाँ से इनिशिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उसका वो होता है ऑफ़र। सबसे पहले कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफ़र देगी तभी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होगा। तो ऑफ़र सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के। ऑफ़र की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2A के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही। फिर अगर दूसरी पार्टी जिसको आपने ऑफ़र दिया वो एक्सेप्ट कर लेती है आपका ऑफ़र, तो दोनों मिलके बना लेते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2B के अंदर। अब प्रॉमिस में अगर साथ में कंसीडरेशन भी हो, कंसीडरेशन मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ मिले। कोई दो पार्टियां आपस में कोई प्रॉमिस क्यों करेंगी, कुछ दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो कोई काम करेंगी या कोई प्रॉमिस करेंगी, तो वो हो जाएगा कंसीडरेशन, जो भी चीज़ें बदले में आपको बेनिफिट आपका होगा। अब प्रॉमिस और कंसीडरेशन जब मिल जाएंगे तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे अग्रीमेंट, जिसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2E के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब अग्रीमेंट से सिर्फ एक स्टेप दूर, कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ एक स्टेप दूर है अग्रीमेंट के बाद, जो कि बीच का स्टेप है वो है एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए अग्रीमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब अग्रीमेंट कब एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, ये डिपेंड करता है पार्टीज़ की इंटेंशन पे, जो भी पार्टीज़ प्रॉमिस कर रही हैं उनकी इंटेंशन पे। इंटेंशन कैसे पता चलेगी, हमें कैसे पता चल सकती है किसी की इंटेंशन, तो इंटेंशन यहाँ पे इंटेंशन का मतलब ये है कि कोई रीजनेबल पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने लायक समझता है या नहीं समझता है, वही इंटेंशन यहाँ पे मानी जाएगी, अप्लाई होगी। तो अग्रीमेंट जब एनफोर्स होगा लॉ के थ्रू तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही दी है सेक्शन 2H में, जो कि सीधे सीधे एक लाइन में है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स कराया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटेंशन के बारे में जो हमने बात की उसके लिए। पहला ये है कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मेरे पास ये वॉच है, मैं ये तुम्हें बेचना चाहता हूँ, मैं 2000 में ये तुम्हें बेचूंगा। ये उसने ऑफ़र दिया, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं 2000 दूंगा तो मुझे ये वॉच दे दो, मैं ले लूँगा। तो आपने उस पर एक्सेप्टेंस दिया, आप दोनों के बीच में हो गया प्रॉमिस। इसका कंसीडरेशन क्या है, इसका कंसीडरेशन सीधा सा ये है कि आप उसे रुपए देंगे और अगला पर्सन आपको वॉच देगा। तो दो आपको भाई वॉच मिल रही है और उनको रुपए मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उसके लिए 2000 रुपये, तो वो उनके लिए सफिशिएंट कंसीडरेशन आप दोनों का हो गया आपस में, तो आपके बीच में हो गया अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा कि नहीं होगा ये पता चलेगा इंटेंशन से। इंटेंशन कैसे पता चलेगी, देखिए इस ट्रांजैक्शन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप दोनों, इंटेंशन आपका था कि आप लोग लीगली बाइंड हों इसको इन्फोर्स कराने के लिए, क्योंकि आप रुपए दे रहे हैं। मान लीजिए आप उसे पैसे दे देते हैं 2000 रुपये और वो आपको वॉच नहीं देता है, तो आप कहेंगे ना कि भाई मैंने पैसे मैं अपने पैसे दे चुका हूँ तो मुझे अब वॉच मिल जानी चाहिए, या वो वॉच दे चुके हैं आपने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं तो वो कहेंगे कि मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। तो इस तरीके से आप कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज़ को इन्फोर्स करा सकते हैं। कोई भी रीजनेबल इंसान यही कहेगा कि हाँ भाई इन्फोर्स हो सकता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी जगह एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट की बात करते हैं। उसमें यह है कि मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया डिनर के लिए, आप मतलब उसने आपको ऑफ़र दिया कि आइए डिनर पे, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, फिर आप बाद में नहीं गए उस टाइम पे, फिर आप नहीं गए, तो क्या आप फिर वो जिसने डिनर बनाया था वो ये कह सकता है कि मेरा लॉस हुआ है, मैंने डिनर पे बुलाया था आप नहीं आए थे, मैं इन्फोर्स कराऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं, ये अग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी रीजनेबल इंसान ये नहीं कहेगा कि हाँ ये कोई एनफोर्समेंट वाली बात है या कोई लीगली बाइंडिंग इंटेंशन था आपका कि आप लीगली बाइंड हो और एक कॉन्ट्रैक्ट बने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से इंटेंशन पता चलती है, जो कि एक जनरल रीजनेबल इंसान जो कहेगा, कॉमन प्रूडेंस का व्यक्ति जो कहेगा, वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू जाना कॉन्ट्रैक्ट का। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी हुई, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन दोनों को मिलाकर के बना प्रॉमिस, इन दोनों को मिलाकर के बना प्रॉमिस। इसके बाद प्रॉमिस, कंसीडरेशन, इन दोनों को मिला के बनेगा अग्रीमेंट। इसके बाद अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो बना लेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक आउटलाइन टाइप का है, ये दिमाग में रहेगा तो काफ़ी ईजी होता है समझना। तो इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, आउटलाइन उसकी समझिए अभी फ़िलहाल। आगे हम और जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब हैं, वो अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे, अलग प्लेलिस्ट
स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी, और ये बाकी जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।